साहब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए अब भी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पूरी दुनिया में अफरा तफरी है, हाहाकार है, लेकिन अमेरिका और इजराइल की हालत खस्ता है, बिल्कुल तय है। और जिस तरह से चार ताकतें ईरान, रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया ये मजबूती से खड़े हुए हैं, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका वो कोमा में जा रहा है बहुत तेजी से। क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका के अंदर के हालात अच्छे नहीं। अभी किसी ने बड़ा अच्छा क्रिटिसाइज किया कि जहां अमेरिका के लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, शटडाउन है, वहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पकवान खा रहे हैं, बहुत ऐश व आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कैसे सद रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज इस अंदाज से किया जा रहा है। आप देखिए तो ये जो हालात हैं अमेरिका के, आप देखिए कि इजराइल जिस तरह से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अपनी ताकत का मुजाहिरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इसमें भी कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि दुनिया जो है एक बार फिर बहुत तेजी से, बहुत मजबूती के साथ खड़ी हो रही है। और ये बात इजराइल से कह रही है कि ठीक नहीं। और खास तौर से अगर मैं कहूं, भले ही अब थोड़ा देर से सही, लेकिन टर्की भी बोल रहा है, मिस्र भी बोल रहा है, और अभी जो एक मुसल्लस कायम करने की बात हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और ईरान ये एक गठजोड़ बना रहे हैं। और उसमें ईरान जो है वो पेश है। और ईरान के जो वजीर खारजा है सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने फिर अभी एक बयान दिया, और उन्होंने जो बयान दिया है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। तो ये तमाम जो इश्यूज है, आप देखिए जिन पे आज बात करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन तमाम सूरत हाल के बावजूद हमास जो है वो पूरी मजबूती से खड़ी हुई है। और एक सर्वे में अभी पाया गया कि हमास के साथ वहां के लोग खड़े हैं, वहां की अक्सरियत जो है वो हमास के साथ खड़ी हुई है, शीशा पिलाई दीवार की तरह। और उनका साथ देने के लिए भी वो पूरी तरीके से पुरज़्म है। और वो चाहती बिल्कुल वही सिचुएशन गजा की हम देख रहे हैं कि जो लेबनान में हिजबुल्लाह की है, वही गजा में इस वक्त आप देखें कि हमास की है। और यहाँ के लोग नहीं चाहते कि डिसआर्म हो, लोग नहीं चाहते कि यहाँ जो है वो अपना कब्जा हमास छोड़े। सवाल यह है कि किसके भरोसे छोड़े और कौन माई बाप होगा। जो लोग हिफाजत की बात कर रहे हैं वही तो मार रहे हैं। अभी तो थोड़ा बहुत हमास का डर भी है, अल कसाम ब्रिगेड, दूसरी तंजीमों का, लेकिन अगर ये डिसआर्म हो गई तब क्या होगा? तब तो सिवाय मारे जाने के कोई खौफ नहीं होगा। तो ये भी आप देखिए कि बहुत सारी वजूहात जो एतमाद आलमी बरादरी को पैदा करना चाहिए था इस सिचुएशन में, वो एतमाद पैदा नहीं कर सकी। और यही वजह, अभी देखिए क्या कहा गया कि जो सालसी करने वाले मुल्क हैं वो फिर नाकाम हो गए, वो फिर खामोश हो गए। उसके बाद जब ईरान बोला तो ये लोग फिर बोलने लगे, क्योंकि इन्हें इस बात का खौफ है। और अच्छा देखिए, कल मैंने डिस्कस किया था जिस तरह से अब आप यूएई की मुखालफत हो रही है, बाइकॉट किया जा रहा है। वो भले ही सूडानी मुस्लिम हो, लेकिन बाइकॉट हो रहा है, इल्जाम लग रहे हैं। तो अगर ये शुरुआत हो गई तो ये अरबों के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत दिक्कत। और वजह क्या है? वही कि हक का साथ न देना। तो आप सोचिए कि जिस तरह से इजराइल का मिलिट्री बेस या मिलिट्री कंपनी कायम की गई है, ऐसे में तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो बहरहाल इन्हीं तमाम इश्यूज पर आज मैं लेट हुआ, बहुत देर से प्रोग्राम शुरू कर पाया, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। हमारे दो मेहमान हमारे साथ जनरल जावेद इकबाल साहब जुड़ गए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करूंगा। और इसके साथ साथ एडवोकेट राशिद रिजवी साहब वो भी हमसे जुड़ गए हैं। तो मैं दोनों जो हमारे मेहमान हैं वो उनको मैं स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा। और सबसे पहले मैं जो हमारे मेहमान हैं, वॉर एक्सपर्ट है, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट है, और इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, जावेद इकबाल साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ।
اور انہی سے शुरुआत करूंगा क्योंकि मैं कल इस पे काफी हमने बहस की, बातचीत की कि जो यूएई की मुखालफत हो रही है, बाइकॉट, और बहुत अजीब और गरीब किस्म के वीडियो मुखालफत में जारी हो रहे हैं। इसकी क्या वजूहत है? एक तो ये, दूसरा ये कि हमास को कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत मजबूती से हमास जो है वो डटी हुई है और लोग उसके साथ हैं, ऐसा साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा राशिद रिजवी साहब, चूंकि इस वक्त राशिद रिजवी साहब उज्बेकिस्तान में है, तो मैं वहां से उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। राशिद रिजवी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, माहिर तालीम, माहिर कानून भी हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और सबसे पहले मैं जनरल साहब आप ही के पास आऊंगा कि एक तो दुबई, यूएई का, दुबई का जिस तरह से बाइकॉट, कंपनी का बाइकॉट किया जा रहा है, वहां विजिट का बाइकॉट किया जा रहा है, इस तरह से एक मुखालफत देखने को मिल रही है। और दूसरा जो हमास की सूरत हाल है उस पर अगर आप, जावेद इकबाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई, आपको और आपके सभी सुनने वालों को, और जय हिंद। देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत इस खित्ते से करूंगा जिसका आपने जिक्र किया था वहाँ पे, कि जैसे कि हम देखते रहे हैं कि वहाँ पे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी तेजी से बदल रही है, और जिस खित्ते में सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही इसके बारे में हर फैसला लिया करते थे या अपने यूरोपियन एलाइज को उसमें साथ रखा करते थे, अब वो सिचुएशन उनकी नहीं रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब ये तय पाया गया है कि गजा के अंदर जो भी इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स होगी वो मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर मुश्तमिल होगी, उसके अंदर नॉन मुस्लिम कंट्री फोर्स से कोई नहीं आएगा। ये मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। दूसरी चीज जो आपने हमास के सिलसिले से बोली, मैं आपको एक तो आपने उसका जिक्र किया कि एक सर्वे किया गया था वेस्ट बैंक के अंदर और गजा के अंदर, जिसमें अभी ये पाया गया है कि आज भी गजा के अंदर जो अक्सरियत है वहाँ की आवाम की, वो हमास को सपोर्ट करती है, और वेस्ट बैंक के अंदर भी वो हमास को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि इस तरह की बातें चल रही हैं इंट्रा फिलिस्तीनियन ग्रुप के अंदर कि वो आपस में रिकंसाइल करके एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट गजा और वेस्ट बैंक दोनों को दें और फिर इलेक्शन में जाएं गालिबन नेक्स्ट ईयर। तो जो इजराइल है या उनके जो बैकर्स हैं, उन्हें इस बात का खदशा है कि अगर फिलिस्तीनी इलेक्शन में जाएंगे तो वो दोबारा से हमास को इलेक्ट करेंगे, और हमास जो है ना सिर्फ गजा के अंदर बल्कि वेस्ट बैंक के अंदर भी उसकी मौजूदगी हो जाएगी। तो वो इस चीज को लेके बड़ा परेशान है। दूसरा, मैं जो इजरायली एक्सपर्ट्स थे उनकी एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें वो बड़े फेमस हैं और वो नेतन्याहू के पुराने एडवाइजर भी रहे हैं। तो उसमें उन्हें इस बात की बड़ी तशवीश थी कि हमास जो है वो बड़ी तेजी से अपने आप को रीऑर्गेनाइज, रीमोबिलाइज और रीआर्म कर रहा है गजा के अंदर। वो कहते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ वो अपनी ताकत में इजाफा कर रहे हैं, और इसका खदशा उन्होंने जाहिर किया है कि ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि कोई फोर्स इस पोजीशन में नहीं होगी कि हमास को डिसआर्म कर सके। और दूसरी चीज एक ये है कि देखिए, वहां पे जो इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया था, उन्होंने तकरीबन 2 लाख टन से ज्यादा एक्सप्लोसिव वहां पे ड्रॉप किए थे, जिसमें से ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 30% के करीब वो एक्सप्लोड नहीं हुए हैं। तो तकरीबन 70,000 टन का जो वहां पे वो उनका एक्सप्लोसिव है वो अनएक्सप्लोडेड पड़ा हुआ है। तो उन्हें ये फिक्र है कि जो हमास की इंजीनियरिंग यूनिट्स हैं या जो वहाँ पे रेसिस्टेंस ग्रुप्स की इंजीनियरिंग यूनिट्स हैं, वो उनको हासिल कर लेंगी और उसको रिसाइकिल करके जो उनके अपने हथियारों के जखीरे हैं उनको वो मजबूत करेंगे। जंग के दौरान ये देखा गया था कि मुसलसल जंग के दौरान भी
उनके पास ये कैपेसिटी थी कि वो इजराइल के इस तरह के अनएक्सप्लोडेड एक्सप्लोसिव्स को इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ ही कर रही थी। तो इस तरह से जो आपने बात कही कि देखिए पॉलिटिकली उनको सपोर्ट हासिल है, मिलिट्रीली वो मजबूत हैं और वो अपने जो जखीरा है वो उसको भी बढ़ा रहे हैं। तो ये तो हमास की वहाँ पे फिलहाल सिचुएशन है। और तीसरी बात आपने कही थी कि देखिए अभी थोड़ा फर्क आया है, अब तुर्की ने इस्तांबुल के अंदर उन 8 मुस्लिम और अरब ममालिक की मीटिंग बुलाई है, जिसमें जो ये सेकंड स्टेज है गजा के सीज फायर की, इसके ऊपर डिस्कशन होगा। और ये जो इजरायली वायलेशंस हो रहे हैं, खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके ऊपर भी वो कदम उठाएंगे। उसको गौर व फिक्र के लिए तय करने के लिए ये मीटिंग वहां पे बुलाई गई है। और एक चीज और हो रही है कि देखिए वहां पे जिस तरह से अभी फिलिस्तीनियों के हालात हैं, या जिस तरह से इजराइल अपनी मन मर्जी कर रहा है, बमबारी कर रहा है लबनान के ऊपर, खासतौर से गजा के ऊपर, या वेस्ट बैंक के अंदर भी उनके एक्शन जारी जारी हैं, सीरिया और यमन पे भी उनका होता रहता है। तो वहाँ की आवाम में और वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसके बारे में हम सभी ये बात करते रहे हैं कि अगर वो चाहते तो ऐसा प्रैक्टिकल कदम उठा सकते थे कि इस जिनोसाइड को रोका जा सके। लेकिन अब जैसी आपने बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त कही कि ये फर्क आ रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी वो ये चाहती है कि जो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं उनके ऊपर अमल कराया जाए, और इजराइल जो उन एग्रीमेंट्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है उसको उसकी इस कोशिश में कि उससे रोका जाए, उसे कामयाब ना होने दिया जाए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये भी थी कि लबनान से जो लबनान के प्रेसिडेंट हैं जोसेफ आउन, उन्होंने अभी लेबनानी मिलिट्री को ये ऑर्डर दिया है कि अगर इजराइल ने हमले किए लबनान के ऊपर तो इजरायली मिलिट्री, तो लेबनान की मिलिट्री उस इजरायली आर्मी को कन्फ्रंट करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। और इजराइल हमलों को जब करता था ये जस्टिफिकेशन दिया करता था कि हम इजराइल लबनान की गवर्नमेंट को कंपेल कर रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह को डिसार्म करे। तो वो बजाय डिसार्म होने के तो लबनान के प्रेसिडेंट ने खुद ये ऑर्डर दे दिया कि हमारी मिलिट्री इजरायली फोर्सेस को कन्फ्रंट करेगी। और इसके बाद हिजबुल्लाह का भी बयान आया कि जब लबनान की आर्मी इजराइल को कन्फ्रंट करेगी तो वो लबनान की आर्मी का साथ देंगे। तो ये ग्राउंड पे फर्क आ रहा है। अब जैसे ये इसमें देखें कि जैसे बहरीन था या इसके अलावा यूएई था, यूएई के बड़े करीबी रिश्ते इजराइल के साथ रहे हैं और उनके बड़े गहरे रवाबित हैं। तो उनकी इस चीज को उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि खित्ते के अंदर अब सिचुएशन बदल रही है और अवाम इस चीज को पसंद नहीं कर रही है। तो मेरी नजर में जो इस खित्ते की अवाम की सोच है, जिस तरह से रिकंसिलिएशन का प्रोसेस चल रहा है, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब ये दूसरे में आपस में एक दूसरे से राब्ते में है। तो वो ममालिक जो बहुत ज्यादा इजराइल के करीब थे, मेरे ख्याल से उन्हें भी अपनी ये पोजीशन बरकरार रखने में आने वाले टाइम में दिक्कत पेश आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस एग्रीमेंट पे साइन किए थे इन कंट्रीज ने, ये कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाएंगे कि भाई उस एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो फिलहाल ये सिचुएशन है। लेकिन जो इजराइल की सरकार है, नेतन्याहू साहब हैं, वो अपनी कोशिशें इस जो एग्रीमेंट है सीज फायर को उसके वायलेशन में, उसके तोड़ने में वो अपने पूरी तरह से लगे हुए हैं। और इस 20-21 दिन के सीज फायर के दौरान 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हलाकतें हुई हैं और कई सौ की तादाद में वो लोग जख्मी भी हुए हैं। तो फिलहाल अभी ये सिचुएशन चल रही है। जैसे जैसे ये आगे डेवलप होगी फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। जी मुमताज।